हेलो स्टूडेंट। तो हमने कल शुरू किया था क्लास 12 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज करेंगे हम। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप किया था कि 5 टाइप होते हैं उसके, वो मोड्स जो होते हैं उनके, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, थोड़ा कल का पढ़ाई वाला थोड़ा रिकॉल करते हैं। कल हमने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका लाइफ को सस्टेन करने के लिए या कंटिन्यूएशन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा जनरेशन टू जनरेशन या बोल सकते हो पीढ़ी टू पीढ़ी वो नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, अगर होमोसेपियंस जो थे पहले, होमोसेपियंस अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते तो आज हम यहाँ पे होते नहीं हैं। फिर रिप्रोडक्शन के हमने डिफाइन किया था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता था, कल मैंने क्या बताया था कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपना ऑफ स्प्रिंग को, और वो क्या होता है सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब जो, जैसे मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग का बच्चा, उनका ऑफ स्प्रिंग, ह्यूमन बीइंग का ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, ह्यूमन बीइंग ही होगा, डॉग का डॉग ही होगा। तो सिमिलर जो पेरेंट्स है उनके जैसा ही उनका ऑफ स्प्रिंग होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। फिर मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला क्या था हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा क्या था हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने क्या बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। 2 पेरेंट कौन कौन से? जो मदर एंड फादर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे कि गैमेट क्या होता है, गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या होते हैं, वो सब आज हम देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, आपका गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, सिमिलर टू, दैट मीन्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ओके, जैसे कि उसका क्लोन है। अगर प्लांट्स का, अगर मान लो कि राइस प्लांट का ऑफस्प्रिंग क्या होता है, राइस प्लांट ही होता है, तो क्लोन, लाइक क्लोन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो सिमिलर नहीं होता है उसका पेरेंट्स से। हाँ, पर उसके क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर, पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या करते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि उसका किसी का स्माइलिंग हो गया, किसी का कोई कैरेक्टर हो गया, वो आता है उसके ऑफ स्प्रिंग में। वो कैसे आता है, ड्यू टू जीन ट्रांसफर। ओके, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने फिर कल क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप थे। फर्स्ट हमने क्या देखा था, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, डिवाइडिंग, आप बोल सकते हो फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या है, डिवाइड होना। फ्यूजन में हमने क्या देखा था, 2 टाइप देखा था। 2 टाइप में कौन कौन सा देखा था हमने, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, एंड नंबर 2 मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। हमने बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या देखा था हमने कि बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं 2 इक्वल हाफ में, और वो बाद में क्या होते हैं, अब एक न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में क्या है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल में। ओके, तो ये दोनों ये है। अब सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या एग्जांपल देखा था, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, वो फ्रेगमेंट मीन्स क्या होना, ब्रेक होना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या, जो पेरेंट्स बॉडी होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और जो ब्रेक पार्ट है वो क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। थर्ड में हमने क्या देखा था, रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने क्या देखा था कि पेरेंट्स बॉडी का कोई भी लॉस्ट पार्ट या डैमेज पार्ट, ओके, कोई भी लॉस्ट पार्ट या डैमेज पार्ट क्या होता है, वो फिर रीजनरेट हो जाता है, दैट मीन वो फिर रिपेयर हो जाता है। अगर मान लो कि किसी, जैसे हमने इसका एग्जांपल रीजनरेशन में एग्जांपल क्या देखे थे, प्लेन एरिया,
प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर मान लो इसका हेड पार्ट अगर डैमेज है या मिसिंग है या किसी वजह से कट गया है, तो ये क्या करेगा, उसका जो बीच का पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो क्या रीजनरेट करेगा, उसका हेड को करेगा। अगर उसका टेल मिसिंग है तो वो क्या करेगा, टेल को रीजनरेट करेगा। नेक्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या पढ़ा था हमने कि जो पेरेंट्स बॉडी है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट किस फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में। बाद में वही स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद वो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। नेक्स्ट में हमने क्या देखा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स के जो पेरेंट्स बॉडी या प्लांट्स मान लो आप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्लांट्स में क्या होता है, जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, उससे क्या होता है, नया न्यू प्लांट्स फिर प्रोड्यूस होता है। ओके, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन सा आपका बताया था मैंने, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, artificial vegetative propagation, and second one natural vegetative propagation, natural vegetative propagation, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 2 टाइप का हमने बताया था। अच्छा, इसमें एक पार्ट और बची है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बर्डिंग। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट्स बॉडी है उनके बॉडी में क्या होता है, एक नया आउटग्रोथ, कोई भी साइड से उसके बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट से एक आउटग्रोथ निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। वो बर्ड्स क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करने के बाद वो पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। ये कल हमने पूरा डिस्कस किया था, आपको रिकॉल हो गया होगा। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया कि आप लोग कहीं कंफ्यूज न हो और कॉन्टेक्ट में रहो, इसके अटैच में रहो। ओके, नेक्स्ट आज हम क्या शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग ये देख लो, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का थोड़ा। So now today we start sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इसको हम डिफाइन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस बाय विच बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड एंड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज the process by which both male and female parents are involved. Parents are involved and male gametes fused with female gametes to form a new individual. ये क्या हो गया हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट मान लो आप ह्यूमन बींग, फिर बहुत सारे एनिमल्स भी है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ अब इसमें हमने क्या लिखा कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। अब इसमें एक वर्ड आता है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि
गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स क्या होता है? सेक्स सेल होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स सेल। सेक्स सेल, ओके। अभी मेल का अपना सेक्स सेल होता है और फीमेल का अपना सेक्स होता है। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, या मेल सेक्स सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। एंड फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवम। ओवम या एग, ओके। मेल गैमेट्स को स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स को ओवम या एग। अच्छा, अब ये मेल गैमेट्स जो फॉर्म होता है या सिंथेसिस होता है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कुछ वर्ड है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। एंड द फीमेल गैमेट्स, the formation of female gametes is known as oogenesis, okay, oogenesis. These two terms are there. Spermatogenesis means formation of male gametes and female gametes formation is oogenesis, okay. नाउ सेकेंड में हमने क्या देखा यहाँ पे? मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट। अब ये भी एक प्रोसेस है, ओके। मेल गैमेट्स फ्यूज विथ फीमेल गैमेट्स, इसको क्या बोलते हैं? जब मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये सब हम बाद में फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अभी जस्ट मैं वही बता रहा हूँ। Fertilization, the process by which male gametes fuse with female gametes are known as fertilization. थर्ड में क्या है आपका? जब मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ तो क्या बनाता है? जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए मेल गैमेट्स क्या है आपका? स्पर्म। स्पर्म का कैसा है? ये स्पर्म हो गया मान लीजिए, और ये एग हो गया। जब ये फ्यूज होता है एग के साथ, ये न्यूक्लियस हो गया एग के साथ, तो ये क्या बनता है? ये इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। जाइगोट, जब मेल गैमेट फ्यूज होगा फीमेल गैमेट्स के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट, ओके। तो आप इसको लिख लो, इसका डेफिनेशंस। नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ sexual reproduction. Now we start features of sexual reproduction. Wait. Features of sexual reproduction. क्या क्या फीचर्स हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ओके। तो पहला फीचर क्या है? ये बाइपेरेंटल। PARENTAL, बाइपेरेंटल। बाइपेरेंटल मीन्स बोथ पेरेंट्स। बोथ पेरेंट्स में कौन कौन आएगा आपका? फादर एंड मदर। फादर एंड मदर, ओके। नेक्स्ट में क्या होगा? गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस। GAMETES, गैमेट्स फ्यूजन टेक्स प्लेस। इसमें गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस होता है। कौन कौन सा मेल गैमेट, मेल गैमेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म, and female gametes, female gametes, that is egg and ovum, okay. Number third, it involves fertilization. Number third is it involves fertilization. Number fourth is daughter individual. Daughter individual are different from their parents. Different from their parents. Last one is it involves
माइटोटिक डिवीजन एंड सिंगेमी। इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन एंड सिंगेमी। ये आपके इसके फीचर्स हैं। तो पहला हमने फीचर्स में क्या देखा, बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल मीन्स बोथ पेरेंट्स दैट इज फादर एंड मदर्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज गैमिट फ्यूजन टेक्स प्लेस। गैमिट फ्यूजन, मेल गैमिट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमिट, एक बोथ आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए व्हाट आई विल टेल जाइगोट। जाइगोट। थर्ड वन इज इट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बताया था मैंने, बोथ सेम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। डॉटर इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो डॉटर इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होता है, पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। नंबर 5 में इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन एंड सिंगेमी। इसमें क्या है, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन एंड सिंगेमी। ओके, दैट इज द फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। Now you note down that one. Okay. अब हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज। कितने फेज होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेजेस। ये आपके जब एनसीईआरटी, आपका जो एनसीईआरटी बुक है, द बेस्ट बुक फॉर योर एनी कंपटीशन एग्जाम और फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो आप लोग क्या करो, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बाय लाइन उसको केयरफुली रीड करना है और उसको समझना है, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी बुक में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फेजेस जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 3 फेज होते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज जुवेलिन, देन इन रिप्रोडक्टिव फेज, reproductive phase, and third is senescent phase. senescent phase। देखो ये 3 फेज है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के फेज, जुवेलिन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। अब ये जुवेलिन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, ये तीनों को हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर क्या देखते हैं, अगर हम जुवेनिल फेज क्या होता है आपका, जो फ्रॉम बर्थ, ये पॉइंट मान लो, बर्थ टू आपका जहाँ पे आपका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट, तो ये जो पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट, दैट पीरियड इज नोन एज जुवेनिल पीरियड। ओके, दैट पीरियड इज नोन एज जुवेनिल पीरियड। नाउ सेकेंड में रिप्रोडक्टिव फेज एट द, जहाँ पे ये सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना, ये मैच्योर हो गया, आपके सब ऑर्गन्स इसके डेवलप हो गया, यहाँ से आपका यहाँ से कब, जब तक आपका ये रिप्रोडक्टिव है, जब इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने का, उस फेज को क्या बोलेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पहले डेवलप हो गया सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसके बाद क्या वो कैपेबल है कि वो अब रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग को ग्रो कर सकता है, ओके, डेवलप कर सकता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। लास्ट फेज इज सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव जब खत्म होगी, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये फेज कहाँ तक आता है आपका, डेथ तक।
जो आपका डेथ होगा, दैट इज कॉल्ड सेंसेंट फेज। तो इसको देख लो, कौन कौन सा फेज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जुवेनिल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेंट फेज। अब देखो जुवेनिल फेज जो है इसको प्लांट में अगर देखते हैं तो इसको हम लोग जुवेनिल फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। In plants, juvenile phase is known as vegetative propagations. चलो इसको आप लोग देख लो, एक बार नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करते हैं, जुवेनिल को अच्छे से पढ़ते हैं। Okay, now we start juvenile phase. तो जुवेनिल फेज का आप डेफिनेशन लिख लो। फर्स्ट वन इज जुवेनिल फेज। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द पीरियड ऑफ growth between the it is the period of growth between the birth of an individual up to reproductive maturity. Okay, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो ये पीरियड कब का है, पीरियड बिटवीन द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ओके, पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, बिटवीन द बर्थ से लेके कब तक, जब तक वो उसका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं होता है। जो सेकेंड फेज इन प्लांट्स, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, इन प्लांट्स जुवेनिल फेज in plant juvenile phase is also known as what, vegetative propagation. Okay, that is juvenile आपका पीरियड हो गया। नाउ सेकेंड वन इज वी डिस्कस अबाउट, फर्स्ट को आप नोट कर लो, सेकेंड वन इज डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज हम डिस्कस करेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लो, क्या लिखा मैंने जुवेनिल फेज में, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक होता है। और प्लांट्स में जुवेनिल फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ओके, नाउ वी स्टार्ट रिप्रोडक्टिव फेज। Second one is reproductive phase. Write down first reproductive phase, period of maturity, it period of maturity, that means the period in which the organism is capable
ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किसका मैच्योरिटी है, आपका सेक्सुअल ऑर्गन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, दैट मीन द पीरियड, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी होता है उसको, दैट पीरियड इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ इट इज डिवाइडेड, अब ये रिप्रोडक्टिव फेज दो टाइप में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन कौन सा है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड सेकेंड वन इज ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। ओके, जब ये जब ऑर्गेनिज्म एबल होता है, कैपेबिलिटी आ जाता है उसको रिप्रोड्यूसिंग करने के लिए, तो उसमें दो टाइप्स डिवाइड होते हैं, जो आपका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप इसको कर लो। Now, if we start menstrual cycle, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स्ट बुक में क्या है, इसमें भी 3 फेज दिया हुआ है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब हम इसको अगर डिटेल में देखते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली ओकर्स कहाँ पे किस किस में होता है, हम वो देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में होता है आपका, ह्यूमन बीइंग, सेकेंड वन मंकी, थर्ड वन एप्स। ये सब में क्या है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, देखो इन गर्ल्स, सिंपल, इन गर्ल्स फ्लो ऑफ ब्लड, और दैट ब्लड इज व्हाट, वेस्ट ब्लड। ओके, तो इन गर्ल्स क्या होता है, जब फ्लो ऑफ ब्लड होता है उसको, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये गर्ल्स में कब से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 12 ईयर्स। 12 ईयर्स हमने पहले क्लास 8 में 9 में पढ़ा था हमने इस पीरियड को, तो 12 ईयर्स जब उसके टीनेज या बोलो आप इसको टीनेज बोलो, प्यूबर्टी, जब उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। ओके, हमने पढ़ा था क्लास 8 में एक चैप्टर था एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, 12 ईयर्स, जब आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन, उसका ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो इन गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से होता है, 12 ईयर्स में स्टार्ट होता है। अब मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, वेट सी, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, मान लो एक जस्ट मैं बना के दिखा रहा हूं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहां पे क्या होता है, ओवेरीज, दैट इज ओवेरीज। यहां से एक ट्यूब आता है, ये आपका हो गया यूटेरस। यहाँ एक ट्यूब आ गया जो इसमें आता है यहाँ से। ये ट्यूब्स का नाम क्या है, आपको पढ़ा होगा आपने, फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जो फर्टिलाइजेशन साइट्स, फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन होता है, किसका फ्यूजन हमने बताया था अभी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज कहाँ पे होगा आपका, फेलोपियन ट्यूब्स में। ओके, यहाँ पे ये यूटेरस हो गया। अब अच्छे से देखो आप और इसको समझने का कोशिश करना। लिसन, गर्ल्स, इन गर्ल्स में क्या होता है, एवरी मंथ गर्ल्स प्रोड्यूस 1 egg cell, 1 egg cell।
हर महीने, हर मंथ में क्या होता है, गर्ल्स क्या प्रोड्यूस करता है, 1 एग सेल। अब ये एग सेल वो एग सेल कहाँ से प्रोड्यूस, देखो आप सेकेंड में एक पहला एक समझ लो कि एग सेल प्रोड्यूस कौन करता है, ओवेरीज इन गर्ल्स। मेल में कौन क्या है आपका, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल कौन कहाँ पे होता है, टेस्टिस में। एंड प्रोडक्शन ऑफ एग और आप बोलो ओवम, इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ओवेरीज में। ओके, अब गर्ल्स में क्या होता है, हर महीने, हर मंथ सी प्रोड्यूस 1 एग सेल। अब यहाँ पे अगर मान लो कि फ्यूजन हुआ, अगर मेल सेक्स स्पर्म यहाँ पे इसके एंट्री किया स्पर्म, अगर कोपुलेशन होता है, कोपुलेशन होने से क्या होगा, स्पर्म अगर ये एंटर करता है तो ये फ्यूज किसके साथ करेगा, यहाँ पे ये एग सेल आए, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है और मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करता है गर्ल्स। अब यहाँ पे सॉरी मिलियंस से एक एग प्रोड्यूस करेगा गर्ल्स। अब यहाँ से स्पर्म गया, ये फ्यूज हुआ किसके साथ, एग सेल के साथ। अब ये फ्यूज होने के बाद, अगर ये फ्यूज हुआ तो फ्यूज होने क्या बनेगा, ये फ्यूज होने के बाद जाइगोट। आफ्टर डेथ दिस जाइगोट ये धीरे धीरे प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, यूटेरस में आएगा। अब यूटेरस में जैसे ये यहाँ पे फ्यूज हो गया, लिसन, जैसे ये फ्यूज हुआ यहाँ पे, अगर फ्यूज होता है तो यूटेरस पे क्या होगा, एक लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा बनना। ये लाइनिंग किसका होता है, एस्ट्रोजन का या ब्लड का। यहाँ पे लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइनिंग क्यों होता है कि जब ये एग यहाँ से ट्रांसफर होकर यूटेरस में आए तो ये एग आने के बाद ये क्या होगा, इस लाइनिंग पे चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, ये अटैच हो गया, अटैच होने, ये क्यों अटैच होता है इसमें, क्योंकि ये जो एग्स है ये यूटेरस वॉल में लग के ब्रोकन ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक लाइनिंग होता है ब्लड ग्रुप का, ठीक है ना। और जब ये लाइनिंग बनना शुरू हो जाएगा, जब यहाँ पे ये आना शुरू हो जाएगा तो गर्ल्स में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। दैट मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में क्या है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है। लेकिन अगर इसी का हम दूसरे ढंग से देखते हैं, अगर मान लो ये यूटेरस 12 ईयर्स के बाद हर मंथ गर्ल्स एक एग प्रोड्यूस किया, एंड इफ अगर वो पॉपुलेशन नहीं हुआ, पॉपुलेशन क्या हुआ, नहीं हुआ, तो स्पर्म अंदर गया नहीं, अंदर स्पर्म, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये ब्लड लाइनिंग हुआ, ब्लड लाइनिंग आप पॉपुलेशन हो ना हो, यूटेरस से क्या है, हर महीने ब्लड लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जब स्पर्म जाके अगर फ्यूजन नहीं हुआ, एग यहाँ पे आएगा, एग यहाँ पे फ्यूजन हुआ नहीं हुआ, ये एग यहाँ पे आके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा एग। नेक्स्ट में क्या होगा, ये ब्लड लाइनिंग जो है यूटेरस का, ये ब्लड लाइनिंग धीरे धीरे रप्चर होना शुरू हो जाएगा, और रप्चर होते होते धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लड के थ्रू ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इसलिए जब प्रेगनेंसी नहीं होता है तो हर मंथ क्या है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और जब प्रेगनेंसी होता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज स्पर्म फ्यूज विथ एग, ठीक है ना। और जब ये फ्यूज होता है तो ये यूटेरस में इसको क्या चाहिए, एक लेयर चाहिए रहने के लिए, अटैच होने के लिए, जिससे क्या हो, एग सेल डैमेज ना हो, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट नहीं होता है। ओके, अब आपने देख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं हो, क्यों क्या होता है, क्यों होता है। नाउ वी डिस्कस मोर डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें आप नोट डाउन कर लो, ये होता क्यों है। इट ओकर्स ड्यू टू द rise and
fall of hormones. First point. ठीक है ना? Due to rise and fall of hormones, menstrual cycle starts. Okay. Number 2. It occurs in human being, then monkeys and apes. Okay. Now menstrual cycle also 2 phase में होता है, 3 phase में. Menstrual cycle occurs in 3 phase. 3 phase. First one is menstrual cycle, menstrual phase. Second one is proliferation phase. Proliferation phase. And number 3 is secretory phase. Secretory phase. ओके स्टूडेंट्स, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज में होता है? 3 फेज में. कौन कौन सा? पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज इज प्रोलिफरेशन फेज एंड थर्ड फेज इज सेक्रेटरी फेज. तो आप इसको नोट डाउन कर लो. नाउ अब हम देखेंगे पहले मेंस्ट्रुअल फेज को, फिर पढ़ेंगे फिर प्रोलिफरेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे सेक्रेटरी फेज के बारे में. लेटर आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लेटर फिर एक बार और टॉपिक में आएगा, फिर मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा आपको, आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके. नाउ पहला फेज हमने क्या देखा था इसमें? मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज पहले आप इसको राइट डाउन कर लो. मेंस्ट्रुअल फेज इट नहीं. In this phase, blood flows in the last few days of the cycle and broken endometrium is passed during menstruation. यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इन दिस फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, जो ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल. ब्लड फ्लोज कब करता है? जो इसका लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल. दैट मीन क्या है? साइकिल क्या होता है? 1 मंथ से स्टार्ट होता है. ओके. पर लास्ट 5 डेज, जो लास्ट फ्यू डेज है उसमें ब्लड फ्लोज होना स्टार्ट होता है. और क्या होता है? ब्रोकन इंडोमेट्रियम. अब ये एक नया वर्ड आया, इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम क्या होता है मैं अभी इसको बताऊंगा आपको. इंडोमेट्रियम इज पास ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. जब मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में स्टार्ट होता है तो इंडोमेट्रियम भी क्या होता है? उससे पास होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज इंडोमेट्रियम? इसमें लिख लो आप, इट इज one of the female reproductive system and playing key role during menstruation cycle as
वेल एज प्रेगनेंसी। ओके, तो इंडोमेट्रियम क्या होता है देखो, इट इज वन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये क्या है, फीमेल में ये इंडोमेट्रियम पाया जाता है, ठीक है ना सर। और ये क्या प्ले की रोल, इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे रोल करता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और प्रेगनेंसी में। सेकेंड में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम है वो हमारा क्या होता है, पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड होता है। ओके, ये क्या हो जाएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो ये भी ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन होने के बाद ये पास आउट हो जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, तो मेंस्ट्रुअल फेज में थर्ड फेज में क्या होता है, जो फीमेल है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट मान लो। अभी सेकेंड फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट में जो फीमेल है आर नॉट परमिट फॉर कोपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, यहाँ पे क्या मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो फीमेल्स होते हैं उनको परमिट नहीं किया जाता है, क्या के लिए, कोपुलेशन करने के लिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो ये आपका हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट प्रोलिफरेटिव फेज। स्टूडेंट्स, ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप क्या करो, ये नोट्स को देखो, अच्छे से मेरे लेक्चर को सुनो और फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को, जो आपका एनसीईआरटी बुक है, उसको एक बार रीड आउट करो थोरोली, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, इस फेज में क्या होता है देखो, इन दिस फेज एस्ट्रोजन, मैंने बताया था ना कि इसमें हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एस्ट्रोजन कॉजेज द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस टू ग्रो, lining of uterus to grow during this time, ओके। तो इस फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में जो एस्ट्रोजन है ये क्या करना शुरू कर देता है, यूट्रस का लाइनिंग करना स्टार्ट हो जाता है प्रोलिफरेटिव फेज में। मैंने बताया ना, जब फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, एक लाइनिंग होता है। अगर आप जब एक बन गया, गर्ल्स में क्या हुआ, जब एक फॉर्म हो गया, हर मंथ में कितना एक फॉर्म होता है, 1 एग, ओके। इन फीमेल जब एक बन गया तो लाइनिंग अपने आप स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, यूटेरस में। और ये यूटेरस में ये लाइनिंग किसका वजह से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन, ओके। तो लाइनिंग ऑफ यूटेरस टू ग्रो ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। नंबर थर्ड वन इज सेक्रेटरी फेज। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, इसको आप लोग देख लो। तो प्रोलिफरेटिव फेज में हमने देखा ही कि कौन रिस्पॉन्सिबल, एस्ट्रोजन, क्या के लिए, लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यूटेरस को लाइनिंग करने के लिए, ओके। नाउ थर्ड वन इज सेक्रेटरी फेज। Wait.
थर्ड वन इज सेक्रेटरी फेज। इस फेज में अब क्या होता है हम देखेंगे। सी, इट इज द फाइनल फेज, it is the final phase of the cycle where नाउ से सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज क्या होता है? इट इज द, ये आपका पहला फेज क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड वन इज सेक्रेटरी फेज। तो ये क्या है आपका? फाइनल फेज ऑफ द साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फाइनल फेज कौन सा है? सेक्रेटरी फेज, वेयर द पिट्यूटरी हार्मोन, राइट। हमने पहले भी कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका वजह से, क्या रीजन से होता है? राइज एंड फॉल ऑफ हार्मोन्स। अब एक पहला प्रोलिफरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन आया था हम लोग का? एस्ट्रोजन हार्मोन। नाउ इन सेक्रेटरी फेज पिट्यूटरी हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब ये पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है? तो द पिट्यूटरी हार्मोन कॉजेज द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल। ये किसको कॉज, किस इसका पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है? ये डोमिनेंट फॉलिकल को ट्रांसफॉर्म करता है। कहाँ पे ट्रांसफॉर्म, किस में ट्रांसफॉर्म करता है? अप टू और इनटू द कॉर्पियस ल्यूटियम, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें क्या देखा हमने कि ये एक फाइनल फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन क्या कॉज करता है? ये डोमिनेंट फॉलिकल जो भी होते हैं उनको ये ट्रांसफॉर्म करता है अप टू और इनटू द किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज द सेक्रेटरी फेज। ये तीन फेज किसके? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? आपका ये पहला क्या था? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड में क्या है आपका? ओएस्ट्रस साइकिल। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर अबाउट ओएस्ट्रस साइकिल। ओके, तब तक के लिए आप इनको जितना मैंने कराया उसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन करो, और ये नोट डाउन करने के बाद, मेरे लेक्चर्स को समझने के बाद आप ट्राई करो कि आप हर घंटे उसको, जो आपका टेक्स्ट बुक हो, ये सारी चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक को एक बार थोड़ी रीड आउट करो आप, उससे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, कल हम फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं किसका? बायोलॉजी का। कल फिर नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा ओएस्ट्रस साइकिल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।